why do you name निक्टोजेंस बोल रहे हैं तो पी साइलेंट हो गई है, पी आगे है आपका, और इसको निक्टोजेंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दिस इज हाईली पॉइजनस इन नेचर। चलिए, इसके बाद बेटा पूरे जो एनसीईआरटी लाइंस आपको दिख रहे हैं, एनसीईआरटी लाइंस आपके पास भी बुक के पास होना चाहिए। बुक और कैसे कैसे इसको रीडिंग लगाओगे इसको देखना। एनामलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन की हम लोग बात किए थे। एनामलस प्रॉपर्टीज मतलब नाइट्रोजन अपने ग्रुप मेंबर्स से अलग बिहेवियर शो करता है, तो उसके पीछे क्या रीजन हम लोगों ने बताया था? ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी, राइट। ये एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पाई बॉन्ड्स, ये तो दूसरा चीज है, लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा, क्यों ये औरों से अलग है? ड्यू टू स्मॉल साइज के साथ साथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने आप हो जाता है, और ये अंडरस्टूड है कि हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी है एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ये पॉइंट्स होंगे, राइट। अब नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर एक चीज है, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं है, तो अपना जितना नंबर ऑफ बॉन्ड्स फैलाने की बात होगी वो फैला नहीं पाता है। तो ये कौन सी बॉन्ड बना के बैठ जाता है आपस में ही? ट्रिपल बॉन्ड। जैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p3। डी ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन को और फैला नहीं सकता है दूसरे ऑर्बिटल में। 11th में पढ़े होंगे कि एक्साइटेड स्टेट में जाता है, वो नहीं जा सकता है, तो इस कोई चारा नहीं है, तो फिर क्या बॉन्ड बना के बैठेगा? आपस में ही ट्रिपल बॉन्ड बना करके बैठ गया ये। So it makes triple bond with itself and other elements having small size and high electronegativity, carbon and oxygen. ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड बनाने वाले कौन कौन हैं? Heavier element of this group do not make p-pi bond, they show catenation. ठीक है, वो कैटेनेशन दिखाते हैं। एक बात को ध्यान रखिएगा, कैटेनेशन की वजह से एलोट्रॉपी दिखाता है। तो आपके पास जब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ है, ट्रिपल बॉन्ड बनाने वाला केवल नाइट्रोजन है, और सब लोग इस तरह की चीजें नहीं करेंगे। और मींस और लोग क्या करेंगे? आपस में सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, दे मेक सिंगल बॉन्ड। आर्सेनिक ये सब सिंगल बॉन्ड आराम से बनाएंगे। फॉस्फोरस जिसको हम लोग कैटेनेशन कहते हैं, ठीक है, वी से कैटेनेशन। अब सवाल उठता है कि कैटेनेशन इसमें क्यों नहीं है? Why that catenation not visible in the case of nitrogen? ये पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था। Yes, ma'am. क्या रीजन डाला था? As nitrogen sigma bond is very weak due to electronic repulsion between lone pairs present in nitrogen atom. नाइट्रोजन नहीं बना पाता है क्योंकि इतना नजदीक हो जाता, जब सिग्मा बॉन्ड बनाता रहता है तो इतने नजदीक, कभी कभी कहते हैं ना कि किसी के साथ इतने क्लोज हो जाओ कि अपने आप में सिर भी लड़ जाएगा, तो वही चीज होता है, ये इतना नजदीक हो गया कि लोन पेयर। कैटेनेशन के लिए सिंगल बॉन्ड ही केवल बनाना है, लेकिन सिंगल बॉन्ड बना करके नाइट्रोजन जब सिंगल बॉन्ड बनाने लगता है तो चारों तरफ से उसके लोन पेयर की लड़ाई होने लगती है। और आप बोलोगे तो फास्फोरस के साथ भी क्यों नहीं हुआ? फास्फोरस कम से कम दूर है, थोड़ा सा बड़ा उसका एटॉमिक साइज है तो वो दूर है, लेकिन नाइट्रोजन के साथ क्या है? छोटी एटॉमिक साइज होने की वजह से नजदीक होने से लोन पेयर के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। जब लड़ाई होगी तो काहे को बॉन्ड बनाएगा? तो कहता है कि हम पूरा फैला नहीं सकते, हम केवल अपना सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बना के खुश है। ठीक है, अब ये चीज यहाँ एक लाइन और है, बिसाइड रेस्ट्रिक्टिंग इट्स कोवैलेंसी टू 4। कोवैलेंसी आपसे बात किए थे हम नाइट्रोजन की कोवैलेंसी आपसे हम बात किए थे, कितनी कोवैलेंसी होगी? वैलेंसी एंड कोवैलेंसी क्या हमने आपके साथ डिस्कस किया है? मैम आप वैलेंसी बताई थी। वैलेंसी बताई थी उसको। वैलेंसी कितना है? वैलेंसी बताए हैं। कोवैलेंसी क्या बताए? कोवैलेंसी का आइडिया? नंबर ऑफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेट। राइट, ये बताए हैं आपको बेटा, मैं हमको जैसे याद आ रहा है क्योंकि अभी 3-4 जगह ये चैप्टर खुला हुआ है, इसकी वजह से हमको लग रहा है कि आपको हमने बताया कि नहीं। कोवैलेंसी का मतलब जैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। कोवैलेंसी का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे। 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, लेकिन कोवैलेंसी में क्या होगा? कितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे। बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2s है, एक डब्बा विद 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड 2p में 3 डब्बास। ये एक
ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो जितना ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट, समझ रहे हो? दैट इज कॉल्ड कोवैलेंसी। क्या समझ में आ रहा है हम लोगों को? कितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, दैट इज टेकन एज कोवैलेंसी। इसमें कोई परेशानी नहीं है। नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 4 हुई, 4 ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये बताया है कि ये पाई बॉन्ड डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है, जबकि और सब डी पाई पी पाई बॉन्ड बना सकते हैं। डी पाई पी पाई बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि आप सबको मालूम है कि जैसे नाइट्रोजन ये बॉन्ड बनाया, एक सिग्मा है, ये 2 पाई है। पाई का मतलब कैसे बनता है? इस तरह के ओवरलैपिंग को पाई कहते हैं, लैटरल ओवरलैपिंग, राइट। कहा जाता है कि नाइट्रोजन में इन दोनों के पास केवल p ऑर्बिटल है ना, तो इसका p, इस नाइट्रोजन का p इसके p के साथ आपका पाई बॉन्ड बनाएगा। लेकिन ये बात को ध्यान रखना है, दोनों के p ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड बनाएंगे। ये नहीं होता है कि इसका d और इसका p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। जैसे जब इसके पास d है ही नहीं, इसको भी हम लोग पाई बॉन्ड बोलते हैं। ये d ऑर्बिटल्स और p ऑर्बिटल्स इस तरह से ओवरलैप करता है ना, दिस इज आल्सो कॉल्ड पाई, लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे d पाई p पाई। आप सबको मालूम है जो मेरी बात सुन रहे हो, एक तरफ d ऑर्बिटल्स, एक तरफ p ऑर्बिटल्स होगा, तो उसको हम लोग d पाई p पाई बॉन्ड बोलेंगे। लेकिन दोनों तरफ आपका पाई पाई ये p एंड p ही रहेगा, तो उसको हम लोग p पाई बोलते हैं। पाई बॉन्ड आप अवेयर हो, तो आपसे ये लाइन में क्या पूछ रहे हैं कि why can't it make d pi p pi bond? तो आप बोलिएगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स। ठीक है, क्या रीजन डालिएगा? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। बेटा अब भी पढ़ते हुए, ये हम देखो एनसीईआरटी का ही वो क्लिप लेकर के पहुंचे हुए हैं पढ़ते वक्त। अब इसलिए कि इससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन, तुम सोचो कि 35 में से 10 मार्क्स का क्वेश्चन इधर जाएगा, कितनी बड़ी बात है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का जा रहा है, यानी कि पी ब्लॉक हमको कितना स्ट्रॉन्ग करना है, ये बात को समझ लीजिए। ठीक है, कितना इस चीज को स्ट्रॉन्ग करना है वो हमको थोड़ा अवेयर हो जाना है अच्छे से, राइट। तो ये हर लाइन को सोच के चलो कि वाई वाला चीज आपका एमसीक्यू में डालेगा, ये एसेशन रीजन में डालेगा, इस बात के लिए अवेयर रहिएगा। तो एकदम से सीरियसली लो, और जाने अनजाने ये फायदा आपको होगा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ रेडी हो जाइएगा। यहाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक जस्ट सैंपल की तरह देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आपको क्या लगता है इसमें चारों में से क्या चीज गलत नजर आ रहा है? ध्यान से देख करके कोई बता दो, उसको झटके से लगता है कि ध्यान है। बोलिए बेटा, which of the following statement is wrong? Ma'am, first one. First one, क्यों? It's because the bond is weak. The sigma Right, bond the is weak. single NN bond is weak. Triple bond वाला नहीं, single NN sigma bond, तब से वही बात कर रहे हैं, it is weak। और ये कहता है कि कौन wrong है, तो this is wrong here, right? Ma'am, what is a ligand? लिगैंड बेटा आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, वेट क्या कीजिएगा, 2 महीने के बाद वेट कीजिएगा। लिगैंड जो होता है कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। जैसे तुमको एक बात बताते हैं, एक चीज सिखाते हैं। तुम लोग 11th में थोड़ा सा एक चीज सुने होंगे कि नहीं, इसके पास अमोनिया के पास लोन पेयर है, ठीक है, और किसी एलिमेंट के पास खाली ऑर्बिटल है, तो ये लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। इसके पास खाली ऑर्बिटल, इसके पास भरा हुआ। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फंडा याद है आपको? Yes, ma'am. कोऑर्डिनेट बॉन्ड में वन साइडेड दोनों इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन आता है ओवरलैपिंग के टाइम में। तो जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है ना, उसको हम लोग लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो देने वाला है। तो ये यहाँ पर हम थोड़ा सा डंडी मार के आपको बता रहे हैं, बहुत ही छोटे स्केल पे बता रहे हैं, जो आप पहले से पढ़े हुए हो, ठीक है। नहीं तो हमारा पूरा, और इससे भी डंडी मार है क्योंकि मेरा पूरा अच्छा खासा 5 मार्क्स का चैप्टर कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, तो हम यहाँ पर ऐसे आपको लाइटली लेकर के निकल जा रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू रीड दैट चैप्टर, ठीक है। अभी केवल अपने दिमाग में रखना, जिसके पास लोन पेयर है वो आराम से अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, ठीक है। एंड दैट कैन बी, इट्स मोर और लेस टाइप दैट दे कैन बी कॉल्ड लिगेंड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वक्त। अभी थोड़ा यदि 11th का याद नहीं होगा तो आप उसको नहीं भी समझ सकते हो, लेकिन फिलहाल
फिलहाल आप वेट कर सकते हो, हम लोग कोऑर्डिनेट कंपाउंड में फुल फ्लेजेड पढ़ेंगे, लिगेंड ही पढ़ते रहेंगे हर समय। अच्छा, why is N2 less reactive at room temperature? Due to presence of Due what? to presence of three bonds between bonds nitrogen between atoms. nitrogen Very good, atoms. Broken very easily. good, very good. Group 15 elements show allotropy except nitrogen. सब allotropy तो आप बोलेगा, others can show, nitrogen cannot show catenation. Catenation. ठीक है, जैसे assertion में बोल देगा, ये लाइन assertion में दे देगा, element group 15 element show allotropy except nitrogen, फिर नीचे में R लिख करके दिया रहेगा, तो कुछ लिख देगा, nitrogen shows catenation, nitrogen does not show catenation, कुछ दे देगा, उसके बाद बोलेगा भाई 4 ऑप्शंस जो कहते हैं, यहाँ तो आंसर्स आपको दिख रहे हैं जो लिखा हुआ है। ये क्वेश्चंस ये यहाँ पर है, इस क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग में रहेगा। ठीक है, ये सब हम लोग पिछले क्लास में बात कर दिए किए थे। पिछले क्लास में 15th ग्रुप में कौन सबसे ज्यादा किसका एटॉमिक रेडियस है, कौन मेटालिक है, कौन मेटलॉइड है, गैसेस एलिमेंट, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी हम बताए थे ना, ड्यू टू हाफ फिल्ड, ये वाली चीज बताए थे। ग्रुप 15 एलिमेंट हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी नाइट्रोजन का होगा। ठीक है, इसके आंसर्स हैं, क्योंकि आपको अब इसी तरह से रेडी होना होगा। और सबसे अच्छी चीज क्या है, अच्छी चीज क्या है, ये सोचने वाली चीज है, गिव द केमिकल नेम्स ऑफ चिली सॉल्टपीटर एंड इंडियन सॉल्टपीटर। तो ये ध्यान रखना, सोडियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट। अब आपका सब्जेक्टिव रहता तो ये सब नहीं आता, ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार रहिएगा। तो ये हो गया, ये स्टेटमेंट तो कर चुके थे। अच्छा, अब आइए क्या हम उठाने जा रहे हैं। नाइट्रोजन के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन हम लोग कर लिए। अब वी आर गोइंग टुवर्ड्स उस तरह के कंपाउंड के बारे में जो 15th ग्रुप जनरल वे में बनाता है। ये तो हम लोग डिस्कस नहीं किए थे ना पिछले क्लास में। No, miss. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड अच्छा मजेदार आपको लगेगा अभी। ठीक है, यहां पर क्या है, इस वाले केस में जब हम नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ की बात कर रहे हैं, ये ना अलग अलग एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाता है। तो पहला एलिमेंट की जब हम बात करेंगे, स्लाइड्स, यहां पर देखना बेटा क्या बोलने जा रहे हैं, तो देखिएगा। जो नाइट्रोजन है मींस 15th ग्रुप विथ हाइड्रोजन, पहला कंपाउंड सुनेंगे हम लोग, 15th ग्रुप विथ हाइड्रोजन, राइट। 15th ग्रुप विथ हाइड्रोजन में आ गया कौन कौन सा चीज आपका, NH3, द EH3 फॉर्मूला हो। जनरल वे में हम लोग कुछ बात करेंगे, कौन कौन हो गए वहां पर, NH3 हो गए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, इसमें क्या है, इन लोगों का 3-4 कैरेक्टर पढ़ना है, फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। अब बेटा ये 15th ग्रुप हम कर रहे हैं, 16, 17, 18 सभी में चलेगा। तो सबसे पहले एक अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। मतलब हम जब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने की बात करते हैं ना, तो एग्जैक्टली व्हाट डू वी वांट टू रीड। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है जिसमें बॉन्ड टूटे। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी का मतलब इनके बीच का, NH3 बना है, NNH के बीच के बॉन्ड चटके, रिएक्टिविटी हो गया, जो कि आपका रेसिप्रोकल है किसका, स्टेबिलिटी का। कहते हैं ना कि उसको बड़ा गुस्सा आता है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। तो अब हमको दूसरे तरीके से बात करना है, तो हम बोलेंगे एकदम दिमाग से स्टेबल नहीं है। जो जल्दी जल्दी गुस्सा करता है इसका मतलब दिमाग से स्टेबल नहीं है। ये बात देखो यूज किया जाता है
तो यहाँ पर वही चीज है, रिएक्टिविटी मीन्स खटाक से बॉन्ड तोड़ता चला गया, इसका मतलब है कि वो स्टेबल नहीं है, उल्टी बात है। दिस इज योर फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू नो, ये आपको पहली चीज जाननी जरूरी है, रिएक्टिविटी का रिलेशन स्टेबिलिटी से। अब दूसरी चीज क्या जानना और जरूरी है यहाँ के केस में, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी आपका केमिकल प्रॉपर्टी में आता है। तो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट एंड केमिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो ऑक्सीडाइज कर सके वो रिड्यूसिंग होगा, जो रिड्यूस कर सके, ये अलग अलग बताएंगे, पहले आप ध्यान रख लो इसको केवल। तीसरा एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर स्ट्रेंथ, ये तीन चीज जो रहता है वो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग को डिस्कस करना होता है। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिर क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपका आता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी हो गया, सॉलिबिलिटी हो गया, ये सारी चीजें आपकी। और ये सब फिर किस चीज पे डिपेंड करता है, यहाँ पर बॉन्ड टूटने की बात उठती है। यहाँ पर बॉन्ड जो है ना, कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसका बॉन्ड टूटना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये लोग बॉन्ड टूटने की बात नहीं करता है, इसमें ये देखने की कोशिश करता है कि आपस में मॉलिक्यूल्स कैसे जुड़ा हुआ है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग चाहिए। ठीक है, what is needed here, intermolecular bonding between constituent particles which you are talking, आपस में मतलब कैसे जुड़ा हुआ है। जैसे कहते हैं ना, कोई दो चीज चिपका हुआ है फेविकॉल से, फेविक्विक से, ये वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग का मतलब आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं। कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, लंडन फोर्सेस और डिस्पर्सन। तो ये जो लोग पहले से सुने हुए इन सबों के बारे में, आपको रिलेट कर पाओगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमको देखना होगा कि मॉलिक्यूल्स आपस में, एक मॉलिक्यूल दूसरे से कैसे जुड़ा है। केमिकल में यदि जानना है तो ये एक एटम, जैसे ये हाथ है, ये फिंगर्स आपस में केमिकली जुड़ा हुआ है, यानी कि एक दूसरे से ओवरलैप करके इसको आप अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसको अलग करोगे तो बहुत सारा पार्ट पुर्जा जो है वो बहुत सारा इधर से उधर डिस्टर्ब होगा। लेकिन यदि दो हाथ को ऐसे जोड़ करके हम ऐसे खड़े हैं, ठीक है, ऐसे खड़े हैं, इसका एकदम सटा हुआ है, ये केवल एक एडिसिव यूनिट से हम जोड़ दिए हैं, दैट इज इंडिकेटिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्योंकि इसमें इसको अलग करने से नुकसान नहीं होगा, केवल इनके बीच का जो पेस्ट है वो हटा दिया जाता है, मॉलिक्यूल्स वैसे ही रहेगा, ठीक है। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट इज डिसाइडेड बाय इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, chemical properties decided by how these bonds break, right? तो ये बात हमको समझ में आ रही है। अब यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले जो EH3 में शुरू करना है, पहला क्वेश्चन, कंपेयर थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी कंपैरिजन। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी कंपैरिजन में कौन ज्यादा स्टेबल है एंड कौन कम स्टेबल है, ये जानना जरूरी है हम लोगों को। तो आपको जब कभी भी स्टेबिलिटी कंपैरिजन की बात आएगी तो उसमें ये देखना है कि कौन स्टेबल है, कितना भी हीट वगैरह सब दिया जाए टूटता नहीं है, राइट। तो इसके कॉन्सेप्ट के पीछे हम लोग क्या रीजन बताने की कोशिश करेंगे, NH3, PH3, ASH3, SbH3, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। यहां पर स्टेबिलिटी क्या होगा, घटेगा, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। आप बोलोगे क्यों, उसको चेक करना है। व्हाट्स द रीजन व्हाई दैट स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, उसके कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में, उसके पीछे रीजन क्या है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ।
increases. दिमाग लगाना जरा सा, किसी छोटी चीज को तोड़ना और किसी लंबी चीज को चटकाना कौन सा आसान है? और ये बॉन्ड लेंथ क्या होता है? नाइट्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम, इनके बीच का डिस्टेंस, जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेंगे। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटेगा, यानी कि बहुत कम मेहनत लगेगा उसको तोड़ने में। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है, दिस इज मोस्ट स्टेबल एंड दिस इज लीस्ट स्टेबल। तुमको इससे भी पूछा जाएगा ना, यदि हल्के से ये बात भी पूछी जाएगी कि विच इज मोर रिएक्टिव, NH3 BiS3 में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? तो आप बोलिएगा, आपको हमने पहले ही बता दिया कि स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी का रिलेशन क्या है, दे आर रेसिप्रोकल। तो रिएक्टिव के सेंस में बोलिएगा BiS3 इज मोर रिएक्टिव। कौन अपनी बॉन्ड को जल्दी तोड़ता है? ठीक है, हम आपसे यदि ये पूछते हैं ये अपनी बॉन्ड को तोड़ेगा पहले या ये तोड़ेगा अपने बॉन्ड को, ये बताओ, बोलो बेटा। मैम बिस्मथ। कौन अपनी हाइड्रोजन को जल्दी से हटा के भगा सकता है? बिस्मथ। सब लोग सुन रहे हो? Yes, ma'am. इसमें इन्वॉल्व होइए और अच्छे से सुनिए इस बात को। तो हम अब आपसे इससे कनेक्टेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। रिड्यूसिंग एजेंट कंपैरिजन ट्रेंड बोला जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट कंपैरिजन की बात आई, मतलब NH3 PS3 वगैरह में रिड्यूसिंग एजेंट कंपैरिजन का मतलब क्या हुआ? हम जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, जो दूसरे को रिड्यूस करे, बेटा जो दूसरे को रिड्यूस करे, ठीक है, और खुद क्या करे? ऑक्सीडाइज हो ऑक्सीडाइज हो जाए। खुद ऑक्सीडाइज करे, ठीक है। तो ये विच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, तुम लोगों को कुछ 10th स्टैंडर्ड का याद है ऑक्सीडेशन का मतलब? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, Removal of hydrogen. ठीक है। अब बेटा ये तो हम आपको बहुत हिंट दे दिए। अब मेरे को ये बताओ कि आपके NH3 PH3 ASH3 antimony H3 and BiS3, which is best reducing agent? कॉमन सेंस आपको हमने बहुत सारी हिंट दे दी। बस BiH3 is best reducing agent. Why? Because because it will remove its hydrogen. सौम्य को तो बड़ी चीज समझ में आ रही है, क्या बात है? सौम्य क्या खाया अभी? No, कुछ नहीं। क्या खाया? बादाम? हम उस दिन के बाद से हम एकदम अच्छे से क्लास कर रहे हैं। साथ साथ समझोगे बेटा, खुद ही सोचो ना, P block that's going to give you 10 marks। इतने रिएक्शंस है, कम से कम इसमें 100 रिएक्शंस। अभी रिएक्शंस का भी एक्सपोज इन केमिस्ट्री को यदि किसी ने बदनाम किया है तो ये नेचुरल रिएक्शंस जो है जिसका कोई लॉजिक नहीं है, ऐसा होता है, केवल हम बोलेंगे ऐसा होता है, भाई याद कर लेना। तो उस 10 मार्क्स में कैसे डिवीजन करेगा वो सोचिए। अभी तो ये कॉन्सेप्ट पे तो पहले सॉलिड हो जाओ, ये तुमको दूसरे एग्जाम्स के लिए भी हेल्प करेगा। इन सबों के रीजनिंग्स नहीं दिए हुए बुक में, ये आपसे बस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको एक एरिया में बता दिया और अपने दिमाग लगाओ। रिड्यूसिंग एजेंट आप पहले से जान रहे हो, तो दैट्स ग्रेट। NH3 PH3 आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, ये रिड्यूसिंग बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। This is best reducing agent. ठीक है,
ठीक है, ये बात समझ आ रही है? क्यों? सेम रीजन बेटा, सेम रीजन, बस स्टेबिलिटी नहीं लिख करके ये दो रीजन सेम रिपीट करना है। कौन कौन सा? डाउन द ग्रुप, Bond length increases, on dissociation energy decreases, removal of, केवल हिट करना है आपको, decreases, and removal of H becomes easier. ठीक है, बात समझ में आ रही है? Yes, ma'am. ये था आपका रिड्यूसिंग एजेंट कैरेक्टर पे बात कर दिया। अब जो हमको बतानी है तीसरा चीज, ये दो हम लोग डिस्कस किए, पहला थर्मल स्टेबिलिटी, सेकंड रिड्यूसिंग एजेंट, थर्ड आ रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ तो लुईस बेस तुम लोग सुने होंगे। लुईस बेस का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके, जो आराम से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले में। तो एक बात का तुमको अच्छे से आइडिया होगा कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट जो करता है वो बेस है, लुईस बेस। डोनेट कौन करता है? जैसे इन टर्म्स ऑफ मनी ऑल्सो, तुम लोगों ने बहुत सुना होगा कि बहुत सारे लोग बहुत डोनेट करते हैं, इधर से उधर हेल्प करते हैं। आप थोड़े से अकल लगा के बताइए, डोनेट करता कौन है? कॉमन सेंस, तो समझ में आती है, लेकिन क्या जिसके पास बहुत ज्यादा, एक बार की लगेगा ना कि जिसके पास बहुत पैसे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बात है, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो क्या जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है वो सब क्या उसको बोलोगे, दादा-दानी थोड़ी हो जाते हैं, कुछ उसमें कुंदरा टाइप के लोग भी होते हैं, शिल्पा शेट्टी पुत्र वाले सब लोग भी होते हैं, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन का मतलब ये नहीं है कि डोनेट करे। ज्यादा इलेक्ट्रॉन के साथ साथ जगह का क्राइसिस भी होता है, स्पेस क्राइसिस, रखने का जगह नहीं। जरा कभी कभी नोटिस करना, आप किसी को दे देते हो कोई सामान अपने, नॉर्मली आप लोग अभी बहुत छोटे हो तो जल्दी से शेयर नहीं करना चाहते होगे, लेकिन मम्मी आपके कपड़े उठा करके, खिलौने या कुछ मतलब किसी किसी को देती रही होंगी, क्या वो चाहती थी कि डोनेट कर दें? हो सकता है नहीं भी, क्योंकि घर में जगह नहीं होता है, बहुत बार घर में जगह नहीं होता। नहीं तो उनका बस चलता तो आपके बच्चे की साइकिल भी रखी जाती, और जो बड़े होकर के साइकिल चलाए वो भी रहता, पलना भी रहता, सब चीज रहता। जगह नहीं है इसलिए दूसरों को देना पड़ा। यही चीज यहाँ पर है। Nitrogen is donating electron. Why that nitrogen donating electron easily? और जैसे जैसे एटम के साइज बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लुईस बेसिक कैरेक्टर घटता है। डाउन द ग्रुप Lewis base character decreases. Group Lewis base character decreases. क्यों Lewis base character decrease करेगा? With the increase in size of atom. ठीक है, it's clear to us? हो जाएगा? Yes, ma'am. ये जितनी चीजें आपको हम बताए हैं यहाँ पर आप पॉइंट्स पढ़ोगे, सब लिखा हुआ है, सारा कुछ लिखा हुआ है। अभी हम पढ़ा दिए। आप लोगों को यदि एक आदत है कि जल्दी से एक नजर दौड़ा तो देखो सारे पॉइंट्स हमने उठा लिए कि नहीं, दिख रहे हैं? I just want like you should develop that habit to read NCERT, and उससे आएगा क्या, उस चीज के लिए तैयार हो जाना है। हो गया? बढ़े आगे। अच्छा, ये टेबल का क्या सिग्निफिकेंस है? दिस टेबल इज गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि अच्छे जो बात कर रहे हैं उसका ट्रेंड क्या है। टेबल आपको वैल्यू नहीं रखना है, ट्रेंड आपको पता करनी है। You have to get that idea about trend.
अच्छे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कैसे किसका बढ़ रहा है घट रहा है इस सेंस में, ठीक है, यही चीजें चाहिए। जैसे अब हमारे से कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट पर बात होती है, बॉइलिंग पॉइंट पे हम आपको बताए थे कि ये इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग पर बात होगा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट को आप रिलेट करते हो तो आपको स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, बॉन्डिंग होगा, यानी कैसे आपस में मॉलिक्यूल्स चिपका हुआ है, किस मजबूती के साथ। यदि क्वालिटी ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग सेम होगा, then it's going to depend upon, if this is going to be same, then boiling point is directly proportional to molecular mass. ये हम लोग ऑर्गेनिक में भी बात कर चुके हैं। तो इस केस में क्या हुआ, रूल के हिसाब से ये सबका जो है डायपोल डायपोल इंटरैक्शन है, केवल NH3 जो है नाइट्रोजन होने की वजह से कैसे जुड़ा हुआ है डायपोल डायपोल इंटरैक्शन से, थोड़ा जैसे फेविक्विक एंड फेविकॉल का है। फेविक्विक हुआ, NH3 आपस में दूसरे NH3 से कैसे जुड़ा हुआ है, हम बोलेंगे फेविक्विक, नहीं तो दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये सब जुड़े हुए हैं डायपोल डायपोल से। तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, BiH3, एंटीमनी H3, लेकिन बीच में घुसता है उसके बाद कौन, NH3। तो आप बोलोगे NH3 कैसे घुस गया, तो ये बतानी होगी, बिकॉज दे आर एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एसोसिएशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसोसिएशन होगा NH3। ठीक है, इसमें हम लोग क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं, NH3 मॉलिक्यूल्स दे आर एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड ये सारे जितने भी आप देख रहे हो हाइड्राइड्स की बात कर रहे हैं हम लोग, BiH3, SvH3, ये वही हुआ है, मॉलिक्यूलर मास घटा है, ज्यादा मॉलिक्यूलर मास तो उसके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे, फिर ये हो गया। इसके जो है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसोसिएटेड है इसलिए बीच में आ गया, ये बीच में एक्सेप्शन की तरह बीच में एंट्री मार गया, NH3 देन ASH3 एंड PH3। और बेटा एक चीज और सुनिएगा, बहुत इन लोगों को एक और वर्ड फेमस रहता है, वोलेटाइल कौन है, उड़ता कौन है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो उड़ जाएगा, जैसे एसीटोन वोलेटाइल है। इन सबों में वोलेटाइल कौन है, आपको ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, तो वोलेटाइल कौन हुआ, ये मोस्ट वोलेटाइल, क्योंकि आपस में ये जुड़ा है बहुत ही कमजोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, CH3। ठीक है, Yes, राइट। बॉन्ड एंगल भी देख लेना, 107.8, फिर उसके बाद ये 90 के करीब करीब है और सब लोगों का। यहाँ पर बॉन्ड एंगल थोड़ा सा समझाते हैं आपको, जैसे NH3 है, हाइब्रिडाइजेशन याद है NH3 का कितना होता है, व्हाट्स द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NH3, sp3, राइट, sp3 है, लेकिन sp3 होने के बावजूद इसका रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसके पास एक लोन पेयर है और इट्स एंगल इज 100 कितना 5 डिग्री, ये 7 डिग्री, ठीक है। लेकिन इसी के खानदान में फास्फोरस के साथ भी ये बात होता है, इसका भी एंगल ये पिरामिडल शेप है, इसके पास भी एक ही लोन पेयर है, लेकिन इसका बॉन्ड एंगल जो है 90 के करीब करीब है। तो कई बार एक क्वेश्चन थ्रो किया जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोली जाती है बात, क्वेश्चन में ये इस तरह की चीजें रहती है जिसमें कहा जाता है कि इसका 90 क्यों हो गया, व्हाई दिस इज 90, ठीक है, ये वाला 90 क्यों है, ये 107 क्यों है, जबकि लुक एक जैसा है, ठीक है, ये लुक एक जैसा है। जैसे ये यहाँ क्वेश्चन अक्सर रहता है यहाँ पर इस लॉजिक से भी कि ये 107, ये 11th का एक्सक्लूसिव क्वेश्चन था, इसका 90 के करीब क्यों रहता है। तो जानते हो क्या रीजन डाला जाता है यहाँ के केस में, यहाँ के केस में ये कहा जाता है कि
Normal expected angle is 109 degree 28 minutes. sp3 का मतलब हुआ कि what should be bond angle 109 degree 28 minutes. और ये लोन पेयर जो है, दिस लोन पेयर एक VSEPR थ्योरी के हिसाब से आपको याद होगा कि लोन पेयर बॉन्डेड पेयर रिपल्सन जो है वो दबाता है बॉन्डेड पेयर को. बॉन्ड एंगल कौन निकालता है? एंगल बिटवीन बॉन्डेड पेयर एंड बॉन्डेड पेयर. ये लोग मिलकर के पुश करेंगे, धक्का देंगे, इसको इधर धक्का देंगे, ये इसको धक्का देगा, जिसकी वजह से इसके बीच का एंगल घट जाता है. ठीक है, दिस इज गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड 107 डिग्री. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी 107 डिग्री वाली बात आएगी. यहाँ के केस में 90 डिग्री वाली बात आएगी, ये वाली केस. क्यों? सबसे पहले ये ध्यान देने की कोशिश करना है, ये लोग जब धक्का देते हैं ना तो रियल में 90 डिग्री चला जाता है. रियलिटी में कितना दब करके एंगल चला जाएगा? 90 डिग्री. लेकिन नाइट्रोजन वाले केस में ड्यू टू स्मॉल साइज और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो एक दूसरे को बॉन्डेड पेयर वाले थोड़े से ज्यादा उसको विद्रोह कर देते हैं. जैसे ये लोग इसको दबा रहे हैं, लेकिन छोटी साइज होने की वजह से, कम जगह होने की वजह से ये लोग ज्यादा विद्रोह कर देता है, इसलिए एंगल इसका बढ़ा हुआ रहता है. लेकिन जैसे जैसे एटम के साइज बढ़ेंगे तो वो लोग को आपस में रिपल्शन शो करने का दिल नहीं करता है, एंड दैट एंगल रिमेन अराउंड 90 डिग्री. ये इस तरह से समझने की कोशिश करो कि VSEPR थ्योरी के हिसाब से नॉर्मल एंगल घट करके 90 ही होता है. लेकिन नाइट्रोजन यहाँ पर आपका बॉन्डेड पेयर रिपल्सन जो है वो विद्रोह करता है. क्यों विद्रोह करता है? छोटे एटॉमिक साइज होने की वजह से. ये लाइन सुन रहे हो? ये कई बार आपको इस तरह की बात आ सकती है कि why this angle is only 107 and why do we have 90 degree here? तो आप बोलिएगा ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन bonded pair repulsion increases bond angle. ठीक है, ये हो गया. अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे ऑक्साइड्स यहाँ पर उठाएंगे. ऑक्साइड जैसे अभी हम लोग बात किए थे, किसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे? हाइड्रोजन के साथ 15th ग्रुप का. अभी नेक्स्ट आएगा ये जो सेकंड वाला है, दैट इज विद द ऑक्सीजन E2O3 एंड E2O5. मतलब N2O3 N2O5 P2O3 P2O5, इस तरह की चीज. ये जैसे यहाँ आ रहा है, E2O3 and next is E2O5, N2O3 N2O5 P2O3, इस तरह से मतलब दिखेगा. AS2O3 AS2O5. यहाँ पर हमको पढ़ना क्या है? हम लोग सबको पता है कि दे आर एसिडिक, नॉन मेटालिक. ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, तो ये आपके एसिडिक होंगे. ठीक है, सब एसिडिक होंगे. लेकिन ये कैसा होगा? एम्फोटेरिक. नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हम क्या लिखे हैं जरा ध्यान दीजिएगा? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ. शुरुआत में सब एसिडिक होगा, जैसे जैसे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर,
एंड जो मेटलॉइड्स हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, एंड जो मेटालिक होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक। ये बात बोल दी गई है कि ऑक्साइड्स ऑफ 15th ग्रुप दे आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, अब आगे क्या पूछता है आपसे कि यदि दो अलग अलग स्टेट्स वाले हैं, यदि यहाँ पर +3 है और यहाँ +5 है, तो कौन ज्यादा एसिडिक है? इन P2O5 and P2O3, which is more acidic? More acidic, ये एक क्वेश्चन हो गया। इसमें आपका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें +3। अब सोच के हमको बताओ, तुम लोग लुईस एसिड के बारे में जानते हो? Yes, ma'am. Yes. लुईस बेस जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। आपको क्या लगता है, इसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए, ये इसको चाहिए? +5 +3 P3. +3 को चाहिए। बेटा केमिस्ट्री में पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है क्राइसिस, गरीबी। और यहाँ कोई थोड़ा दिमाग लगा के बताओगे कि दोनों में से किसको इलेक्ट्रॉन चाहिए? Ma'am, P5. बस +5. प्लीज, इसके पास क्राइसिस ज्यादा है ना, तो आपको बताना होगा कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट acidic strength remains more. ठीक है, यहाँ देख लें, सब लिखा हुआ है मोर एसिडिक देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि चाहिए होता है। ये सब भी है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस वाला प्योरली एसिडिक होगा, और सब आपका एम्फोटेरिक हो गया, इसमें बेसिक में जाएगा। ठीक है, अब आ रहे हैं हम लोग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। मतलब हैलोजन के साथ ये कैसा कंपाउंड बनाएगा उसको भी देख लें हम लोग। ये तो अभी ऑक्सीजन वाला किए, कंपाउंड विथ हैलोजन 4th। पहला हम लोग किसके साथ किए थे? 15th ग्रुप विथ हाइड्रोजन। दूसरा ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ, तीसरा ये होगा कंपाउंड विथ हैलोजन, EX3 EX5। मतलब इस फॉर्मूला का नजर आता है। कौन कौन होगा EX3 में? NCl3, PCl3, ठीक है। अब हम काट क्यों दिए उसको? NCl5 does not exist like PCl5। कोई बताओगे क्या रीजन हो सकते हैं? कोई बताओ, ये 11th स्टैंडर्ड का था। इसके पीछे रीजन क्या जाएगा? मैम d ऑर्बिटल नहीं है। राइट, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स इट कैनॉट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट, ज्यादा नहीं फैला सकता है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d orbitals in nitrogen, it cannot expand its octet। मतलब ये ना एक्सपैंड कर ही नहीं सकता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ विच ऑर्बिटल वी आर सेइंग? d orbitals। d ऑर्बिटल रहता तब तो वो, जैसे और लोग 5 बना रहे हैं, उसके पास डब्बा ही नहीं है। मतलब जैसे कि आपके 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखे, एक्साइटेड स्टेट में जा सके, पॉसिबल ही नहीं है। इसमें उनको क्या पढ़ना है? इस वाले केस में
ये कैरेक्टर पढ़ना है, स्टेबल कैरेक्टर। इसमें आपसे कोवेलेंट कैरेक्टर बताने की कोशिश की जाती है। कहा जाता है कि halides of 15th group are covalent. 15th group elements are covalent. तो कोवेलेंट कैरेक्टर रहता है, लेकिन कौन कोवेलेंट ज्यादा होता है? तो यहां पर बस एक चीज लिखिएगा, non-metal with higher oxidation state shows more covalent character. Non-metal with higher oxidation state shows more covalent character. ठीक है, PCl3 एंड PCl5 में किसके कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे? +5 वाले। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे। ये हो गया। So stable है। In case of nitrogen only NF3 is known to be stable. इसको बस थोड़ा इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, जनरल इंफॉर्मेशन दिया गया है। अदरवाइज ऑल आर कोवेलेंट। जनरल मेटल्स के साथ ये लोग कंबाइन करेगा। मेटल के साथ नॉन मेटल क्या बनाता है? नेगेटिव चार्ज। मेटल नाइट्राइड्स, कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम फॉस्फाइड्स, सोडियम आर्सेनाइड, जिंक एंटीमोनाइड, इस तरह की चीजें बनेगी। ये तो जनरल आपका कैरेक्टर है, उसको लिख करके आप रखिएगा। ठीक है, ये सारा इतना सारा चीज समझने वाला जो था उसको करेंगे।